दोस्तों नमस्कार। जब बात अपने ही अस्तित्व पर आ जाए तो उसके बाद बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। जब बात भविष्य में खुद के गर्त में समाने की परिस्थितियां पैदा कर दे तो फिर आपको पटरी से हटकर कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। और बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से रास्ता आरएसएस ने बनाया, खुद सरसंघचालक मोहन भागवत ने सीधे कहें तो जो भी प्रधानमंत्री ने कहा उसको आरएसएस ने लागू किया। ना सिर्फ अपने भीतर बल्कि अपने से जुड़े हुए 40 संगठनों के भीतर भी, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे किसान संघ हो, चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे इस देश के भीतर में विदेशी पूंजी निवेश को लेकर विरोध करने वाले लोगों की कतारें हों, और तो और हिंदुत्व को लेकर भी जो नारे लग रहे थे उसको भी खामोश करने की पहल जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने की, या कहें सरसंघचालक मोहन भागवत ने इसलिए की कि प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस के रास्ते में कोई मुश्किल आए नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब 10 बरस के बाद सवाल अस्तित्व का है, भविष्य का है, अपने एजेंडे का है, अपनी विचारधारा का है, और इस पूरी राजनीति को साधने का है जो राजनीति हाथों से निकलकर अब उन लोगों के बीच चली गई है जो जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतने की दिशा में सिर्फ बढ़ना चाहते हैं। तो क्या उसको साध पाने की परिस्थिति में आरएसएस दोबारा खुद को एकजुट कर पाएगी? यह सवाल आज सबसे बड़ा है। इस सवाल को अपने जहन में रखिए। और यहीं से दूसरा एक सवाल शुरू होता है। इस वक्त आरएसएस की निगाहों में कौन चुभ रहा है? नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी चुभ रहे हैं। इस दौर में वो कौन सा मुद्दा है जिसने आरएसएस की नींव को हिला दिया है? वो मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस या उनकी लोकप्रियता या अलोकप्रियता का नहीं है, वह जाति का मुद्दा है। जाति के मुद्दे ने हिंदुत्व की उस पूरी की पूरी नींव को हिला डाला है जिसके आश्रय इस देश में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की सोच को संघ ने परोसा है, सींचा है, और वहीं से जनसंघ भी निकली और बीजेपी भी निकली। लेकिन अब आरएसएस भी समझ गई कि रास्ता बदलना होगा तो तलवार की नोक पर वो खड़े होकर उस धार पर चलने को तैयार है जहां पर आज दशहरा रैली में प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में कसीदे भी गढ़े जाएं और कल बैठक में इस देश के भीतर हिंदुत्व को एकजुट करते हुए जाति के आश्रय देश को ना बंटने देने की परिस्थितियों को भी पैदा किया जाए। ये दोनों बातें कैसे संभव हो सकती है? और इन दोनों बातों की परिस्थितियों से ही मौजूदा वक्त में नागपुर में कल से वह सिलसिला शुरू हो रहा है जो बीते 10 वर्षों में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी, उनको कल की बैठक में बुलाया गया, और कल की बैठक, परसों की बैठक, अलग अलग बैठकें जो धुर विरोधी हैं वो आप सोच रहे होंगे कौन लोग हो सकते हैं। आप खुद सोचिए कौन लोग हैं इस दौर में जो प्रधानमंत्री की आंखों में चुभते रहे और उनको आरएसएस से ही बाहर किया गया। और अब उनकी एंट्री की बात है, उनको साथ लेने की बात है। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? क्या वाकई इस दौर में बीजेपी कमजोर हो गई, आरएसएस की विचारधारा गायब हो गई? हो सकता है। या इस दौर में जाति जनगणना के सवाल या हाशिए पर पड़े जातियों को लेकर जो पूरी राजनीतिक व्यूह रचना संविधान के जरिए राहुल गांधी ने की, उसने दरअसल संघ की उस नींव को ही हिला डाला जहां पर वह हिंदू राष्ट्र और उसके मातहत सभी को समेटने की कोशिश कर रही थी। यह बात तो है। और फिर महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव का मतलब नागपुर की खामोशी से नहीं परखा जा सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव कोकणस्थ ब्राह्मण जो पुणे के इलाके में है उनकी खामोशी से नहीं परखा जा सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव एक तरफ उद्धव ठाकरे का कांग्रेस के साथ चले जाना और दूसरी तरफ अजीत पवार का बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाना, दोनों परिस्थितियों में अंतर क्या है? उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर वो गर्जना अब नहीं कर सकते हैं
क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए। और अजीत पवार खुले तौर पर कहते हैं 10% मुस्लिमों को टिकट दूंगा, और खुद एनसीपी या कहीं जिस राजनीतिक दल का पाठ उन्होंने पढ़ा, जो शरद पवार की राजनीति का पाठ था, उसमें कम से कम हिंदू और मुस्लिम के बीच लकीर खींचते हुए हिंदुत्व का नारा तो लगाने की सोच नहीं थी। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ है तो बीजेपी के साथ अजीत पवार है, दोनों की परिस्थितियां एक समान है। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति को सेट करने के लिए या चुनाव से पहले एक नई परिस्थिति बनाने के लिए मीटिंगों का दौर है, या फिर राष्ट्रीय तौर पर जो हो रहा है उसमें बीजेपी भी दरअसल सरकार के लिए ही काम करती है, और सरकार अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अगर जातीय राजनीति के आश्रय चलते चलते यहां तक पहुंच गई कि इस देश में जाति की राजनीति सबसे महत्वपूर्ण हो गई और राहुल गांधी ने उसे समेट लिया, तो फिर बीजेपी की हथेली तो खाली हो गई। दरअसल ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके भीतर आरएसएस फंस चुकी है, और अब आरएसएस को उन लोगों को साथ लेकर आना है जो हिंदुत्व के रास्ते इस देश में चल रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को बनाया और खड़ा किया, जिन्होंने संगठन को मजबूत किया, जो अलग अलग आरएसएस के संगठन के साथ जुड़े रहे, उनको साथ लाने की जरूरत है। और उनके जरिए बीजेपी के संगठन को मथने की जरूरत है, और उनके जरिए इस देश के भीतर में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लाने से लेकर आने वाले वक्त में बीजेपी किस तरीके से आरएसएस के साथ है और आरएसएस उनके साथ है, यह मैसेज जाने की जरूरत है। और इस प्रक्रिया के भीतर में क्या महाराष्ट्र की राजनीतिक चुनाव से ऐन पहले कोई बड़ा शिफ्ट आपको नजर आ रहा है, या चुनाव परिणामों के बाद वो शिफ्ट होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर संघ के भीतर एक बड़ी मोटी कतार है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बीजेपी के भीतर काम किया है, आरएसएस के साथ काम किया है। उनके भीतर धारणा बहुत साफ है कि आप हिंदुत्व की धारा छोड़ नहीं सकते हैं। और उद्धव ठाकरे को क्यों अलग किया गया? एकनाथ शिंदे यहां पर आए, एकनाथ शिंदे के जरिए राजनीतिक सफलता तो मिली, लेकिन राजनीतिक सफलता का पैमाना धीरे धीरे अपनी जमीन को ही गंवा देने का हो जाएगा, तो फिर उद्धव ठाकरे दूर क्यों हैं? सवाल आपके जहन में हो गया, क्या उद्धव ठाकरे शिफ्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उद्धव ठाकरे एमवीए के साथ ही हैं, वहां कांग्रेस है, शरद पवार हैं, खुद उद्धव ठाकरे हैं, सीटों का गणित बैठ रहा है, सब कुछ तय हो रहा है। उसकी जानकारी भी आज आपको दी जाएगी कि दोनों गठबंधन में कौन कितनी सीटों को किसको देने को तैयार है, और कौन कैसे राजी हो रहा है कि छोटे राजनीतिक दलों को भी इस बार साथ ले लिया जाए, और क्यों कहा जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों में जो 3 बड़ी बातें निकल कर आ रही है, अजीत पवार की मौजूदगी इस गठबंधन में, अघाड़ी की गठबंधन में खटकती है। उन्हें खटकती है जो लोग हिंदुत्व का नारा लगाते हुए दोबारा से बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को जीवित करना चाहते हैं, और खुद सरसंघचालक ने उन्हें आमंत्रित किया है, कल बैठकों का सिलसिला कल से शुरू हो। और इस प्रक्रिया के भीतर आरएसएस ने अपने तौर पर भी देश को मथा है, और उनकी अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि तकरीबन 60% लोग कम से कम जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनके साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, उसमें 60% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि जो हो रहा है ये ठीक हो नहीं रहा है। इसके आश्रय चुनाव आप हो सकता है एक चुनाव जीत जाएं, उसके बाद जनता के बीच आपका जाना मुश्किल हो जाएगा, और खास तौर से वो जनता जो आपके साथ सदा से रही और कट्टर तौर पे मौजूद रही। और शायद यही वो परिस्थितियां हैं जिसने पहली बार कांग्रेस को भी चेता दिया है कि अब वो शांत ना रहे, कम से कम वह खुले तौर पर हमला कर ले और खुले तौर पर बोलने की परिस्थिति में आ जाए। और शायद यही वो वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया कि वहां पर अर्बन नक्सल हैं, तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले तौर पर यह जवाब देने में कोताही नहीं बरती कि आप हमारी बात करते हैं, आप तो आतंकवादी संगठन है। कल्पना की जा सकती है
आर पार की लड़ाई है, तलवारें खिंच चुकी है। महाराष्ट्र का चुनाव सामने है। महाराष्ट्र के भीतर की तिकड़में बहुत साफ तौर पर बता रही है कि हिंदुत्व को कैसे जागृत संघ करना चाहता है, खुद को जोड़ना चाहता है, बीजेपी को नए सिरे से मतना चाहता है। और इन सब के बीच कांग्रेस के तेवर अब समझ चुके हैं कि अगर अब अपने पुरानी परिस्थितियों के साथ खड़े नहीं हुए तो कहीं नहीं के रह पाएंगे। तो हमें लगता है आज शुरुआत में सुन लीजिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने और कैसा जवाब आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है, प्रोग्रेसिव, उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है। लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं। तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस एक बात समझ चुकी है कि निशाने पर अब सीधे सीधे आरएसएस को लेना होगा, उसकी विचारधारा को लेना होगा, बीजेपी को लेना होगा और कटघरे में खड़ा करके उन्हें राजनीतिक तौर पर आईना दिखाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आरएसएस भी समझ चुकी है कि अगर अपनी पारंपरिक पुरानी विचारधारा को छोड़कर जातीय समीकरण में फंस गए तो सवाल बार बार संविधान का उठेगा और संविधान के आश्रय दलितों का उठेगा। और दलितों के आश्रय महाराष्ट्र की राजनीति में दलितों की मौजूदगी और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र भी होगा। और शायद यही वो वजह है कि कांग्रेस अपने तौर पर अब छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेने को तैयार है। आप कह सकते हैं इस कतार में हो सकता है एआईएमआईएम भी आ जाए, समाजवादी पार्टी तो आ ही जाएगी। इस कतार के भीतर में प्रकाश अंबेडकर भी आ जाए जो 10 सीटों पर 10 मुस्लिम उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इस दौर में शेतकारी संगठन भी आ जाए। यानी बिखरे हुए तमाम छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस साथ लेकर आना चाहती है। और दूसरी तरफ मुश्किल संघ की यह है कि जिस शिवसेना के साथ वो जोड़कर चली खुद को, और आज की बात यह नहीं है, पुराने दौर को भी याद कीजिएगा तो गुलू गोलवरकर के जमाने में पहली बार नागपुर में बुलाया गया था बाला साहब ठाकरे को